हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक लेजेंड्स पर, जहां हम आपके लिए हर दिन एक नई और प्रेरणादायक ऑडियो बुक लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए आज का एक खास ऑडियो बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक अक्षर भी नहीं लिखा, लेकिन आज दुनिया की सबसे विशाल यूनिवर्सिटीज में उसके नाम पर किताबों का अध्ययन होता है। एक ऐसा इंसान जो देखने में बिल्कुल साधारण था, न कोई राजा न कोई सेनापति, फिर भी आज 25 साल बाद भी दुनिया के सबसे महान विचारकों में उसका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुकरात की, यानी सुकरात की, एक ऐसा नाम जो दर्शन और ज्ञान का पर्यायवाची बन गया। यह ऑडियो बुक दोस्त कुछ लंबी होने वाली है, क्योंकि सुकरात की जिंदगी और उनके विचारों को कुछ मिनट में समेटना समंदर को एक गिलास में भर में जैसा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस को पहले कहीं साझा करने या सेव कर लें, ताकि आप इसे आराम से अंतराल ले लेकर सुन सके। हर अध्याय आपको एक नई गहराई में ले जाएगा। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ चलिए आज से लगभग 2500 साल पहले के एथेंस की गलियों में, और मिलते हैं उस महान इंसान से जिसने कहा था एक अनुपम की जिंदगी जीने लायक नहीं है। अध्याय नंबर 1, रहस्यमयी इंसान। सुकरात एक ऐसा इंसान जिसने कुछ लिखा नहीं, फिर भी दुनिया उसे सीखती है। कल्पना कीजिए, आप प्राचीन अध्ययन के किसी व्यस्त बाजार में उपस्थित हैं। चारों तरफ संगमरमर की खूबसूरत इमारतें हैं, लोग रेशम और सूट के वस्त्रों में इधर उधर घूम रहे हैं, व्यापारी अपना सामान बेच रहे हैं और राजनेता लोकतंत्र पर भाषण दे रहे हैं। इसी समूह में आपको एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है। उसके पैर नंगे हैं, वस्त्र साधारण और पुराने हैं, चेहरा कुछ खास आकर्षक नहीं, नाक चपटी और आंखें बहुत विशाल। वह कोई अमीर सौदागर नहीं लगता, न ही कोई ताकतवर नेता। वो बस लोगों के पास जाता है और उनसे बहुत अजीब से सवाल पूछना शुरू कर देता है। वो एक मोची से पूछता है, न्याय गया है? वो एक सेनापति से पूछता है, हिम्मत क्या होती है? वो एक राजनेता से पूछता है, एक अच्छा नागरिक होने का क्या मतलब है? पहले तो लोग उसे जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके सवालों के आगे उनके सारे जवाब खोखले साबित हो जाते हैं। वो इंसान लोगों को यह एहसास दिला देता है कि जिसे वह ज्ञान समझ रहे थे, असल में सिर्फ उनकी राय है, उनकी धारणा है, सच नहीं। यही थे सुकरात, एक ऐसा इंसान जिसका काम ही लोगों के ज्ञान के अहंकार पर आघात करना था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सुकरात ने खुद कभी कुछ नहीं लिखा, एक भी किताब नहीं, एक भी पत्र नहीं, एक भी पंक्ति नहीं। तो फिर बाल उठता है कि हम उनके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं। इसका जवाब उनके शिष्यों में छिपा है, खास तौर पर प्लेटो और जेनोफोन में। प्लेटफॉर्म जो खुद एक महान दार्शनिक बने, अपने गुरु सुकरात से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी कई किताबों में सुकरात को ही मुख्य पात्र बनाया। प्लेटो के लिखे हुए डायलॉग्स या संवाद ही वो झरोखा हैं जिनसे हम सुकरात की दुनिया में झांक पाते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत मुख्य पहेली सामने आ जाती है, जिसे विद्वान तो स्टॉक रिलेटेड प्रॉब्लम कहते हैं। पहेली यह है कि प्लेटो की बातों में कितना सुकरात है और कितना खुद प्लेटो। क्या प्लेटो ने हूबहू वही लिखा जो सुकरात कहते थे? उन्होंने अपने गुरु के मुंह से अपने खुद के विचार दुनिया के सामने रखे। यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई पक्का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। यह ऐसा है मानो आप किसी की जीवनी का अध्ययन कर रहे हों जो उसके सबसे मुख्य प्रशंसक ने लिखी है। जाहिर है उसमें कुछ मिलावट तो होगी ही, लेकिन इस रहस्य के बावजूद एक बार साफ है, सुकरात कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो एथेंस के लिए एक गाइड फ्लाई थे, एक ऐसी मक्खी जो अश्व को बार बार डंक मार कर उसे सोने नहीं देती, उसे जगाया रखती है। सुकरात एथेंस के समाज को, वहां के लोगों को अपने सवालों से डंक मारते थे, उन्हें उनकी अज्ञानता की नींद से जगाने की कोशिश करते थे। वह कहते थे कि वो सबसे बुद्धिमान इंसान इसलिए है क्योंकि वह यह जानते हैं कि वह कुछ नहीं जानते। सोचिए जरा कितना गहरा आत्मविश्वास होगा उस इंसान में जो भरी सभा में यह स्वीकार कर सके कि मुझे कुछ नहीं पता। आज के दौर में जहां हर कोई खुद को विशेष साबित करने में लगा है, सुकरात का यह फलसफा एक बहुत मुख्य सीख देता है। वह ज्ञान देने का दावा नहीं करते थे, बल्कि वो कहते थे कि वो एक दाई की तरह है जो बच्चे को जन्म नहीं देती बल्कि जन्म देने में मदद करती है। सुकरात भी लोगों के दिमाग में मौजूद विचारों को, स्वच्छ को बस बाहर लाने में मदद करते थे।
अपने सवालों के जरिए उनकी यह आदत, उनका यह तरीका विशाल ज्ञानियों और नेताओं को चूमने लगा था। जब कोई इंसान आपके सालों पुराने विश्वासों पर सवाल उठाता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। सुकरात यही कर रहे थे। वह किसी को नीचा दिखाने के लिए सवाल नहीं पूछते थे, उनका मकसद तो बस सच की खोज करना था। एक सामूहिक खोज। वह युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय थे। एथेंस के नौजवान युवक उनके पीछे पीछे घूमते थे, यह देखने के लिए कि कैसे सुकरात अपने सवालों से विशाल लोगों की बोलती बंद कर देते हैं। ये युवाओं के लिए एक मनोरंजन जैसा था, लेकिन एथेंस के शक्तिशाली लोगों के लिए यह एक खतरा बन गया। आधा उन्हें लगा कि सुकरात युवाओं को उकसा रहे हैं, उन्हें परंपराओं और देवताओं के खिलाफ कर रहे हैं। उन्हें अपनी सत्ता की नियम हिलती हुई नजर आने लगी थी। एक साधारण सा दिखने वाला, बिना किसी पद और पैसे वाला इंसान सिर्फ अपने दिमाग और अपनी जुबान के दम पर पूरे अध्ययन के लिए चुनौती बन गया था। तो आखिर एथेंस के इस आम से दिखने वाले इंसान में ऐसा क्या खास था कि उसके दोस्त और दुश्मन दोनों ही उसे भुला नहीं पाए, और क्यों उसके अपने ही शहर के लोग उसे इतनी नफरत करने लगे कि उसे मौत की सजा सुना दी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा उस दौर के एथेंस की गलियों में, उस माहौल को समझना होगा जिसमें सुकरात सांस ले रहे थे। आखिर वह क्या वजह थी जिन्होंने एक दार्शनिक को अपराधी बना दिया? इन सब रहस्यों से आवरण हटाने के लिए आपको मेरे साथ अगले अध्याय तक चलना होगा। चलिए शुरू करते हैं अगला अध्याय, जहां हम उस शहर की कहानी जानेंगे जिसने सुकरात को बनाया भी और मिटाया भी। अध्याय नंबर 2, सुकरात का एथेंस। वो शहर जिसने सुकरात को बनाया और फिर उसी ने उसे जहर दे दिया। हर महान कहानी के पीछे उसके समय और समाज का एक मुख्य हाथ होता। सुकरात को समझने के लिए हमें उस एथेंस को समझना होगा जिसमें वह जिए। यह कोई ऐसा वैसा समय नहीं था दोस्त, यह अध्ययन का स्वर्ण युग था। गोल्डन एज ऑफ फन स्पेयर। इटली जैसे नेताओं के नेतृत्व में एथेंस कला, संस्कृति, वास्तुकला और लोकतंत्र का केंद्र बन चुका था। पाटन जैसी शानदार इमारतें बन रही थी। सो प्लीज जैसे नाटककार अपने सबसे बेहतरीन नाटक लिख रहे थे, और इतिहास में पहली बार एक ऐसी व्यवस्था बन रही थी जहां आम नागरिक भी राजकाज में हिस्सा ले सकते थे। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का जन्म यही हुआ था। यह एक ऐसा माहौल था जहां नए विचारों को जगह दी जाती थी, जहां बहस और तर्क वितर्क को सम्मान मिलता था। इसी खुले माहौल ने सुकरात जैसे विचारक को पनपने का मौका दिया। अगर अध्ययन से बंद समाज होता तो शायद सुकरात को कभी अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अध्ययन का स्वर्ण युग हमेशा वैसा नहीं रहा। सुकरात की जिंदगी में अध्ययन ने एक बहुत विनाशकारी युद्ध भी देखा, जिसे पहलू वॉर कहते हैं। यह युद्ध अध्ययन और उसके दुश्मन शहर स्पार्टा के बीच कई दशकों तक चला। इस युद्ध ने एथेंस को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया, उसकी दौलत खत्म हो गई, चारों नागरिक मारे गए, और एक समय ऐसा भी आया जब एथेंस में लोकतंत्र को हटाकर तानाशाही स्थापित कर दी गई, जिसे 30 तानाशाह का शासन कहा जाता है। हालांकि यह तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चली और लोकतंत्र वापस आ गया, लेकिन एथेंस के लोगों का आत्मविश्वास बुरी तरह हिल चुका था। वह अब असुरक्षित महसूस करने लगे थे। एक हार और अनिश्चितता का माहौल था, और ऐसे माहौल में लोग अक्सर नए और चुनौती भरे विचारों से डरने लगते हैं। वो किसी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते जो उनकी बची खुची मान्यताओं पर भी सवाल उठाए। सुकरात ठीक यही कर रहे थे, और उनका समय बदल चुका था। इसी दौर में एथेंस में एक और तरह के शिक्षक बहुत लोकप्रिय हो रहे थे। इन्हें सॉफ्ट कहा जाता था। सो वह पेशेवर शिक्षक थे जो पैसा लेकर लोगों को भाषण देने की कला यानी और एक सिखाते थे। उनका मानना था कि कोई एक परम सत्य नहीं होता, सच वही है जिसे आप तक से साबित करने वह अपने छात्रों को सिखाते थे कि कैसे किसी भी बहस को जीता जाए, चाहे वो सही हो या। उनके लिए ज्ञान एक बिकाऊ चीज थी। अब आप सोचिए, एक तरफ यह सोफे थे जो पैसे लेकर जीतना सिखा रहे थे, और दूसरी तरफ से सुकरात जो कहते थे कि मुझे कुछ नहीं पता, और वह किसी से एक पैसा भी नहीं लेते थे। सुकरात के लिए ज्ञान कोई बेचने की चीज नहीं थी, बल्कि वो एक आध्यात्मिक खोज थी। आत्मा को बेहतर बनाने का एक तरीका था। यह शो फास्ट और सुकरात के बीच एक सीधी वैचारिक टक्कर थी। सुकरात अक्सर इन फरिश्तों को सार्वजनिक रूप से चुनौती देते थे।
वो उनके पास जाकर उनसे ही पूछने लगते थे कि ज्ञान क्या है या न्याय गया है, और अपनी सवालों की श्रृंखला से यह साबित कर देते थे कि यह सोफिस्ट जो खुद को ज्ञानी कहते हैं असल में कितने खोखले हैं। इससे सोफे की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगता था, उनकी दुकानदारी खतरे में आ गई थी। सुकरात से चिढ़ने लगे, उन्हें अपना दुश्मन मानने लगे। सुकरात ने 100 फरिश्तों के ज्ञान के गुब्बारे में अपनी सवालों की सुई चुभो होना शुरू कर दिया था। वह लोगों से पैसे नहीं लेते थे, पर वो उनसे कुछ हिस्सा छीन रहे थे जो पैसे से भी कीमती था, उनके झूठे ज्ञान का अहंकार। और यही टकराव आगे चलकर एक विशाल तूफान का रूप लेने वाला था। एथेंस का समाज जो पहले खुला था, अब युद्ध और हार के बाद शक्की हो गया था। उसे सुकरात की ये हरकतें अब शहर की व्यवस्था पर एक हमले जैसी लगने लगी थी। पेंस ने सुकरात को मंच दिया जहां वह अपनी फिलॉसफी को जी सके, लोगों से बात कर सके, बहस कर सके। लेकिन जब एथेंस खुद मुश्किल में आया तो उसी ने अपने सबसे अनोखे बेटे को शक की निगाह से देखना शुरू कर दिया। शहर को लगा कि सुकरात की बातें युवाओं को गुमराह कर रही हैं, उन्हें परंपराओं से दूर कर रही है। वह भूल गए कि सवाल करना ही तो लोकतंत्र की आत्मा होती है। पर सुकरात यह करते कैसे थे? वह कौन सा तरीका था जिससे वह विशाल ज्ञानियों को, सेनापतियों को, राजनेताओं को चंद सवालों में ही निरुत्तर कर देते थे? आखिर उनके सवालों में ऐसा क्या जादू था? इस जादू को, इस तरीके को दुनिया आज सुकरात एक मेथड के नाम से जानती है। और यह तरीका क्या है, यह कैसे काम करता है, यह जानेंगे हम अगले अध्याय में, जब हम बात करेंगे सुकरात के सबसे शक्तिशाली हथियार की। अध्याय नंबर 300, क्रेडिट में फिल्म सवालों के जाल से सच निकालने की कला। तो दोस्तों, अब हम सुकरात के उस हथियार की बात करने जा रहे हैं जो किसी तलवार या वाले से ज्यादा तेज और असरदार था। यह कोई भौतिक हथियार नहीं था, ये था उनके सोचने और बात करने का तरीका, जिसे आज हम सुकराती पद्धति कहते हैं। यह सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, यह सवालों के जरिए किसी को सच तक पहुंचाने की कला है। यह तरीका इतना शक्तिशाली है कि आज भी दुनिया की सबसे अच्छी लॉ स्कूल, मेडिकल स्कूल ऑफ बिजनेस स्कूल में इसका इस्तेमाल होता है ताकि स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर बनाया जा सके। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर यह है गया। सुकरात का मानना था कि वो किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, वह बस उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। उनका काम ज्ञान देना नहीं, बल्कि सामने वाले के अंदर जो ज्ञान पहले से मौजूद है उसे बाहर निकलवाना था। यह तरीका काम कैसे करता है? मान लीजिए सुकरात किसी सेनापति से मिलते हैं जो दावा करता है कि वह जानता है हिम्मत क्या होती है। सुकरात कहेंगे, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा से यह जानना चाहता था। क्या आप मुझे सिखाएंगे कि हिम्मत क्या है? सेनापति अत्यंत गर्व से जवाब देगा, हिम्मत का मतलब है युद्ध में अपनी जगह पर डटे रहना, भागना नहीं। अब सुकरात का असली काम शुरू होगा। वो कहेंगे, आपका जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कोई सेना जो रणनीति के तहत पीछे आती है ताकि दुश्मन को जाल में फंसा सके, क्या वह कायर है? सेनापति सोचेगा और कहेगा, नहीं, वह तो एक बहुत हिम्मत वाला और समझदारी भरा कदम है। अब सुकरात कहेंगे, तो इसका मतलब हिम्मत सिर्फ डटे रहना नहीं है, कभी कभी पीछे आना भी हिम्मत हो सकती है। तो फिर हिम्मत क्या है? अब सेनापति उलझन में आ जाएगा। वो कोई और परिभाषा देगा और सुकरात फिर उसमें से कोई विरोधाभास निकालकर एक और सवाल पूछेंगे। यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक सेनापति खुद ये न मान ले कि जैसे वह हिम्मत की पक्की परिभाषा समझ रहा था वो असल में अधूरी थी और उसे खुद भी ठीक ठीक नहीं पता कि हिम्मत गया है। इसी प्रक्रिया को एलएनजी कहते हैं, जिसका मतलब है जांच पड़ताल या खंडन। सुकरात का मकसद सेनापति को बेइज्जत करना नहीं है, उनका मकसद है उसे उसके अज्ञान का बोध कराना, क्योंकि सुकरात मानते थे कि ज्ञान की यात्रा का पहला कदम ही यह स्वीकार करना है कि मैं नहीं जानता। जब आप यह मान लेते हैं तभी आप सच में कुछ सीखने के लिए तैयार होते हैं। जब तक आपको लगता है कि आपको सब पता है, तब तक आपके दिमाग के दरवाजे नई चीजों के लिए बंद रहते हैं। सुकरात अपनी सवालों की चाबी से इन्हें बंद दरवाजों को खोलने की कोशिश करते थे। इस मेथड के दो मुख्य चरण हैं।
पहला है विनाशकारी चरण या डिस्ट्रिक्ट फ्रेश, जिसमें सुकरात सवालों के जरिए सामने वाले के झूठे विश्वासों और अधूरी परिभाषाओं को भंग करते हैं, जैसा उन्होंने सेनापति के साथ किया। यह कुछ कष्टदायक हो सकता है क्योंकि किसी के अहंकार को आघात पहुंचता है। लेकिन इसके बाद आता है रचनात्मक चरण या कंस्ट्रक्टिव सेज। जब एक बार व्यक्ति मान लेता है कि उसे नहीं पता, तब सुकरात उसके साथ मिलकर सच की खोज शुरू करते हैं। अब वह दुश्मन नहीं बल्कि एक ही रास्ते के सहयात्री बन जाते हैं। अब वह दोनों मिलकर यह खोजने की कोशिश करेंगे कि हिम्मत का असली मतलब क्या हो सकता है। शायद हिम्मत सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है। शायद सच बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, गलत का विरोध करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। इस तरह बहस एक व्यक्तिगत दावे से शुरू होकर एक सार्वभौमिक सत्य की खोज तक पहुंच जाती है। आप इस तरीके का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में भी कर सकते हैं। अगली बार जब आपके मन में कोई मजबूत राय जैसे पैसा ही सब कुछ है या सफलता का मतलब एक अच्छी नौकरी है, तो एक पल रुकिए और खुद सुकरात वाले सवाल पूछिए। क्या सच में पैसा ही सब कुछ है? क्या प्यार से शांति की कोई कीमत नहीं? क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास बहुत पैसा हो पर वह दुखी हो? क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास कम पैसा हो पर वह बहुत खुश हो? जब आप खुद से यह सवाल पूछेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी शुरुआती राय कितनी सरल और अधूरी थी। आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यही 100 ग्रेड मेथड का जादू है। यह आपको बाहरी दुनिया के साथ साथ आपकी अपनी भीतरी दुनिया की यात्रा कर आता है। पर सुकरात सिर्फ तरीकों तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने इस तरीके का इस्तेमाल जीवन के सबसे मुख्य सवाल का जवाब खोजने के लिए किया। उस सवाल क्या था? वो था एक अच्छी जिंदगी क्या है? और इसी खोज में उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा जो आज भी अमर है। भी एग्जामिन लाइफ इज नॉट लिविंग। इस एक वाक्य में क्या गहरा राज छिपा है? क्यों एक अन्य पर ही जिंदगी जीने लायक नहीं है? इस गहरे सवाल के समंदर में गोता लगाने के लिए आपको अगले अध्याय का इंतजार करना होगा। अध्याय नंबर 4, एक अनपढ़ की जिंदगी। क्या आप सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं? अनेक एग्जामिन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी एक इंसान के लिए एक अन्य पक्षी बिना जांची परखी जिंदगी जीने लायक नहीं है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है दोस्त, यह सुकरात के पूरे दर्शन का निचोड़ है, उनकी जिंदगी का सार है। ये वो शब्द हैं जो उन्होंने अपनी मौत के मुकदमे के दौरान कहे थे, जब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए चुप रहने का मौका दिया गया था। उन्होंने मौत को चुनना बेहतर समझा, बजाय एक ऐसी जिंदगी जीने के जिसमें वो सवाल न कर सके, जिसमें वह सत्य की खोज न कर सके। तो आखिर इसका मतलब क्या है? एक एग्जामिन लाइफ या जांची हुई जिंदगी क्या होती है? चलिए इस गहरे विचार की परतों को एक एक करके खोलते हैं। एक आना पर की जिंदगी जीने का मतलब है एक ऑटो पायलट मोड पर जिंदगी जीना। सुबह उठना, काम पर जाना, खाना, सोना और यही चक्र रोज राना बिना एक पल रुके यह सोचे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, क्या मैं खुश हूँ, मेरे मूल्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ। यह एक ऐसी जिंदगी है जिसमें हम समाज, परिवार या दोस्तों द्वारा दिए गए नियमों और धारणाओं पर बस चलते रहते हैं बिना उन की पड़ताल किए। हम वही नौकरी करते हैं जो हमें सुरक्षित लगती है, हम उन्हीं परंपराओं को मानते हैं जो हमें सिखाई गई है, हम उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जिनके पीछे सब भाग रहे हैं। पैसा, शोहरत, ताकत। इस तरह की जिंदगी में हम एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। हम जीत रहे होते हैं पर हम जागरूक नहीं होते। सुकरात के अनुसार इंसान और जानवर में सबसे मुख्य फर्क यही है कि इंसान के पास तर्क और आत्मचेतना की क्षमता है। हम खुद से सवाल पूछ सकते हैं, हम अपने विचारों पर विचार कर सकते हैं, और अगर हम इस क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम अपने इंसान होने की सबसे मुख्य खासियत को बर्बाद कर रहे हैं। एक जांची हुई जिंदगी जीने का मतलब है अपनी आत्मा की देखभाल करना। सुकरात के लिए शरीर और दौलत से ज्यादा जरूरी आत्मा थी। और आत्मा की देखभाल कैसे होती है? अपने विचारों, अपनी इच्छाओं, अपने कर्मों के रोजाना जांच पड़ताल करके। यह खुद से पूछने जैसा है, आज मैंने जो किया क्या वह सही था? आज मैंने जो सोचा क्या वो नेक था? क्या मैं अपने डर और अपनी लालसाओं का गुलाम तो नहीं बन रहा हूँ? यह एक तरह का मेंटल और स्पिरिचुअल ऑडिट है। सोचिए, हम अपने यान की सर्विसिंग कराते हैं, अपने शरीर का मेडिकल चेकअप कराते हैं,
लेकिन हम अपनी आत्मा अपने मन की सर्विसिंग कितनी बार कराते हैं। सुकरात हमें यही करने के लिए कह रहे हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी को परखना शुरू करते हैं तो आपको कई ऐसी चीजें मिलती हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगे। आपको अपनी कमजोरियां दिखेंगी, अपने दर्द देखेंगे, अपनी गलतियां दिखेंगे। यह आईने में अपने आप को बिना किसी मेकअप के देखने जैसा है। यह असहज हो सकता है, शायद इसीलिए ज्यादातर लोग एक अनपढ़ की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इस असहज सच का सामना नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सुकरात कहते हैं कि इसी प्रक्रिया से गुजरकर ही आप एक बेहतर, ज्यादा गोनी और ज्यादा सच्ची जिंदगी जी सकते हैं। जब तक आप अपनी बीमा को जानेंगे नहीं, तब तक आप उसका इलाज कैसे करेंगे? तो आप अपनी जिंदगी को कैसे परख सकते हैं? इसकी शुरुआत छोटे छोटे सवालों से होती है। आप जो भी काम करते हैं, खुद से पूछिए, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? आप जिन चीजों में विश्वास करते हैं, खुद से पूछिए, क्या मेरे पास इस विश्वास का कोई मजबूत आधार है, या मैंने बस इसे मान लिया है? अपने रिश्तों को परखिए, अपनी आदतों को पर रखिए, अपने सपनों को परखिए। क्या आपके सपने सच में आपके हैं, या समाज ने आपके ऊपर थोप दिए हैं? क्या आपके रिश्ते आपको एक बेहतर इंसान बना रहे हैं, कि आपकी आदतें आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जा रही है, या उससे दूर? क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? सच्चाई, प्यार, पैसा, न्याय, या कुछ और? अगर आपने सोचा है तो कमेंट में जरूर बताइए। यह आत्मचिंतन ही सुकरात की नज़र में सबसे मुख्य धार्मिक कार्य था। लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को परखते हैं तो आपको सही और गलत का पैमाना भी तो चाहिए। सुकरात के लिए वह पैमाना क्या था? वह कैसे तय करते थे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? इसका जवाब उनके एक और क्रांतिकारी विचार में छिपा है। वर्चुअल नॉलेज यानी सद्गुण ही ज्ञान है। यह विचार जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। और यह इतना विवादास्पद क्यों था? क्यों लोग कहते थे कि सुकरात की यह बात असल जिंदगी में लागू नहीं होती? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें अगले अध्याय में चलना होगा। अध्याय नंबर 5, सद्गुण ही ज्ञान है, क्या कोई जानबूझकर बुरा हो सके है? सुकरात का जवाब आपको हैरान कर देगा। अब हम सुकरात के एक ऐसे विचार पर आ गए हैं जो शायद उनका सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाला और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला विचार है। यह विचार है वर्चुअल नॉलेज और इसका उल्टा बाइस और एबल सिग्नल्स, यानी सद्गुण ही ज्ञान है और दुर्गुण या बुराई अज्ञानता है। पहली बार सुनने में यह बात बहुत अजीब लगती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी इंसान जानबूझकर कुछ गलत या बुरा नहीं करता। वह जो भी बुरा करता है वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि सही क्या है। अब आप कहेंगे, यह कैसे हो सकता है? हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं कि लोग जानबूझकर चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। उन्हें पता होता है कि वह गलत कर रहे हैं, फिर भी वह करते हैं। तो क्या सुकरात गलत थे, या फिर हम उनके ज्ञान शब्द का मतलब ही गलत समझ रहे हैं? चलिए इस रहस्य से आवरण उठाते हैं। जब सुकरात ज्ञान या नॉलेज शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो का मतलब सिर्फ किताबी जानकारी या तथ्यों को रख लेना नहीं है। आज की भाषा में हम जैसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। सुकरात के लिए वह ज्ञान नहीं था। उनके लिए ज्ञान का मतलब था किसी चीज को उसकी संपूर्णता में, उसकी गहराई में समझना, एक सच्चा और गहरा बोध। उदाहरण के लिए एक धूम्रपान करने वाले को यह इंफॉर्मेशन होती है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, पैकेट पर लिखा भी होता है। लेकिन क्या उसे का सच्चा ज्ञान है? सुकरात के अनुसार नहीं, क्योंकि अगर उसे सच में अपनी आत्मा की गहराई से यह ज्ञान हो जाता कि धूम्रपान उसके शरीर को, उसकी जिंदगी को, उसके परिवार को किस तरह तबाह कर रही है, तो वह कभी धूम्रपान कर ही नहीं पाता। उसका ज्ञान इतना शक्तिशाली होता कि वह उसकी गलत इच्छा पर हावी हो जाता। तो जब कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी धूम्रपान करता है कि यह बुरा है, तो सुकरात कहेंगे कि वह वास्तव में नहीं जानता, उसका ज्ञान स्वतः ही है, गहरा नहीं। सुकरात का मानना था कि हर इंसान अपनी आत्मा के स्तर पर हमेशा अपने लिए अच्छा ही चाहता है। हर कोई खुश रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है। कोई भी जानबूझकर अपने लिए दुख या था नहीं चुनता। जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वह चोरी करने के बुरे परिणाम को नहीं देख रहा होता। वह उस पल में सिर्फ चोरी से मिलने वाले कुछ पैसे या सामान को ही अपनी अच्छाई या खुशी समझ बैठता है। वह अज्ञानी है, उसे यह नहीं दिख रहा कि इस छोटी सी खुश
के बदले में वो अपनी ईमानदारी, अपनी इज्जत, अपनी मन की शांति और पकड़े जाने पर अपनी आज़ादी खो रहा है, जो कि कहीं ज़्यादा मुख्य और स्थायी खुशियां हैं। तो उसने अपने लिए बुरा सौदा किया क्योंकि वो अज्ञानी था। उसे अच्छे और बुरे के बीच का फर्क तो पता था, लेकिन उसे अल्टीमेट गोल या पर हम अच्छे का ज्ञान नहीं था। इस विचार का एक बहुत गहरा नतीजा निकलता है। अगर बुराई सिर्फ अज्ञानता है तो हमें अपराधियों से नफरत करने के बजाय उन्हें सिखाना चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए। सुकरात के दर्शन में कारागार का मकसद सजा देना नहीं बल्कि सुधारना होना चाहिए। एक अपराधी कोई शैतान नहीं है, वो बस एक ऐसा इंसान है जिसकी आत्मा बीमार है, जो अज्ञान के अंधेरे में भटक गया है। उसे रोशनी दिखाने की जरूरत है, उसे ज्ञान देने की जरूरत है। यह बहुत ही मानवीय और क्रांतिकारी विचार है, खासकर उस समय में जब जैसे को तैसा का कानून चलता था। सुकरात कह रहे थे कि हमें लोगों के कर्मों से नहीं बल्कि उनके अज्ञान से संघर्ष करना चाहिए। हमें सिस्टम को ऐसा बनाना चाहिए जो लोगों को गुणी बनने में, ज्ञानी बनने में मदद करे। लेकिन इस विचार की आलोचना भी बहुत होती है। अरस्तु, जो प्लेटो के शिष्य थे, ने भी इस पर सवाल उठाया। उन्होंने अगर राशियां या इच्छा शक्ति की कमी का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि सही क्या है, लेकिन हमारी इच्छाएं या भावनाएं इतनी हावी हो जाती है कि हम खुद को रोक नहीं पाते। जैसे किसी डाइटिंग करने वाले को पता है कि खाना गलत है, पर वह खुद को रोक नहीं पाए। यह एक ऐसी बहस है जो आज भी दर्शन शास्त्र में जिंदा है। क्या बुराई अज्ञानता है या इच्छा शक्ति की कमी? आप क्या सोचते हैं? क्या कोई इंसान जानबूझकर बुराई चुन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। सुकरात का जवाब तो यही था कि अगर किसी को सच में पूरी तरह से ज्ञान हो जाए तो वह कभी गलत रास्ता चुन ही नहीं सकता। उसका ज्ञान ही उसका मार्गदर्शक बन जाएगा, और यही ज्ञान लोगों को देना, उन्हें उनके अज्ञान से निकालना सुकरात ने अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया था। लेकिन जब आप लोगों को बार बार यह बताएंगे कि वह ज्ञानी है तो वो आपसे प्यार तो नहीं करेंगे। सुकरात का यही मिशन उन्हें एथेंस की सत्ता की नजरों में अप्रिय लगने लगा था। एक सुधारक थे, लेकिन लोग उन्हें एक उपद्रवी की तरफ देखने लगे थे। वो एक ज्ञात फ्लाई बन चुके थे। यह गैर ईसाई क्या थी और उसने एथेंस के आश्रम को कैसे परेशान किया, जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 6, एथेंस का गढ़, शिवाय वो आवाज जो सत्ता को चुभाने लगी। कल्पना कीजिए एक विशाल, आलसी और मोटे अश्व की, जो अपनी ताकत के बावजूद बस स्वस्थ रहना चाहता है, और फिर एक छोटी सी मक्खी, एक ज्ञात फ्लाई आती है और उसे बार बार डंक मार दी है, उसे परेशान करती है, उसे जागने और दौड़ने पर मजबूर कर देती है। सुकरात ने अपने मुकदमे के दौरान खुद के लिए इसी गढ़ फ्लाई की उपमा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि अध्ययन का राज्य उस आलसी अश्व की तरह है, और वो सुकरात वह गैर जुलाई है जिसे देवताओं ने इस शो को जगाए रखने के लिए भेजा है। यह बहुत ही सटीक और शक्तिशाली उपमा थी, जो उनके काम और उनके अंत दोनों को समझाती है। एक गैर सिलाई का काम अश्व को डंक मारना है, उसे तकलीफ देना है ताकि वह बेहतर बन सके, लेकिन अश्व को वह गैर फ्राई कभी पसंद नहीं आता। वह बस उसे मारकर अपनी सुस्ती में वापस लौटना चाहता है। सुकरात एथेंस के यही कर रहे थे। वो एथेंस के नागरिकों को, उसके नेताओं को, उसके कवियों को, उसके कारीगरों को, सबको अपने सवालों से डंक मार रहे थे। वो उनसे उनकी सबसे प्रिय धारणाओं के बारे में सवाल पूछ रहे थे। वो उनसे पूछ रहे थे कि जिसे वह न्याय, सुंदरता, सच्चाई कहते हैं, क्या वो सच में उसका मतलब भी जानते हैं? सुकरात का मकसद उन्हें परेशान करना नहीं था। उनका मकसद था एथेंस को नैतिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ होने से बचाना। चाहते थे कि अध्ययन के नागरिक सिर्फ नाम के लिए नागरिक ना हो, बल्कि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने मूल्यों को जाने और एक बेहतर समाज बनाने में योगदान दे। वह एक तरह से समाज के कॉन्शियस की पर यानी अंतरात्मा के रक्षक बन गए थे। लेकिन जैसा कि होता है जब आप सत्ता पर स्थापित मान्यताओं पर और लोगों के अहंकार पर सवाल उठाते हैं, तो आप दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनाते हैं। सुकरात किसी से निजी दुश्मनी नहीं रखते थे, लेकिन उनकी मेथोडें ही ऐसी थी कि लोग खुद को अपमानित महसूस करने लगते थे।
सोचिए, अध्ययन का कोई महान राजनेता जो हजारों लोगों के सामने भाषण देता है, जब सुकरात के कुछ सवालों के सामने निरुत्तर हो जाता होगा, और वो भी युवाओं के समूह के सामने, तो उसे कैसा महसूस होता होगा। उसे लगता होगा कि सुकरात ने भरी सभा में उसकी इज्जत उतार दी, उस सुकरात से नफरत करने लगे। तथा सुकरात ने ऐसे कई शक्तिशाली दुश्मन बना लिए थे, राजनेता, कवि और वो सोफे से जिनकी दुकानदारी बंद करवा रहे थे। ये लोग मौके की तलाश में थे कि कब सुकरात को रास्ते से हटाया जाए। सुकरात का गढ़फ्लाई वाला काम उस समय और ज्यादा खतरनाक हो गया जब एथेंस राजनीतिक रूप से अस्थिर था। एशियन वॉर में हार और 30 दायरे के क्रूर शासन ने एथेंस के समाज में डर पैदा कर दिया था। लोग किसी भी तरह की आलोचना या सवाल जवाब को अब लोकतंत्र पर हमले के तौर पर देखने लगे थे। उन्हें लगता था कि सुकरात की ये नकारात्मकता, यह हर चीज पर सवाल उठाने की आदत युवाओं को के प्रति विद्रोही बना रही है। उन्हें डर था कि सुकरात के प्रभाव में आकर युवा पुराने देवताओं और परंपराओं का सम्मान करना त्याग देंगे, जिससे शहर पर देवताओं का प्रकोप बरसेगा। उनका डर निराधार भी नहीं था। सुकरात के कई शिष्य, जैसे आलसी, बारिश और कृषियाज, आगे चलकर एथेंस के लिए मुख्य मुसीबत बने थे। हालांकि सुकरात इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन उनके दुश्मनों को एक बहाना मिल गया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, देखो, यह सुकरात के ही सिखाए हुए लोग हैं जो शहर को बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ सुकरात खुद को शहर का सबसे मुख्य हितैषी मानते थे, एक ऐसा डॉक्टर जो तू दवा देकर शहर की बीमारी ठीक करना चाहता है। दूसरी तरफ शहर के शासक और कई आम लोग उन्हें एक बीमारी की तरह देखने लगे थे, एक ऐसा वायरस जो समाज के नियम को खोखला कर रहा है। यह नजरों का फर्क था, यादों का नहीं। सुकरात का इरादा नेक था, लेकिन उनका तरीका लोगों को छूता था। वो शहर को जगाना चाहते थे, पर शहर सोना चाहता था, और एक आलसी अश्व अक्सर उस ज्ञान को मार डालता है जो उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। एथेंस भी अब यही करने की तैयारी कर रहा था। सुकरात के खिलाफ एक जाल बुना जा रहा था, एक ऐसा कानूनी जाल जिसमें उन्हें फंसाकर हमेशा के लिए चुप कराया जा सके। लेकिन सुकरात की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, यह उन लोगों की भी है जिन्होंने उन्हें समझा, उन्हें सुना और उनकी बातों को अमर बना दिया। कौन थे ये लोग? कौन थे सुकरात के वो शिष्य जिनकी वजह से आज हम यह सब बातें कर पा रहे हैं? और क्या उन शिष्यों ने सच में सुकरात को वैसा ही दिखाया जैसे वो थे? यह जानने के लिए चलिए अगले अध्याय में, जहां हम मिलेंगे सुकरात के सबसे प्रसिद्ध शागिर्दों से। अध्याय नंबर 7, गुरु ऐसा जिसके शिष्य ने उसे अमर बना दिया। जैसा कि हमने पहले अध्याय में बात की थी, सुकरात ने खुद कुछ नहीं लिखा, उनकी कहानी, उनके विचार हम तक पहुंचे हैं दूसरों के लिए शब्दों के जरिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है उनके दो शिष्य, जीनोफोन और प्लेटो। अगर ये दोनों ना होते तो शायद सुकरात का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया होता। लेकिन इन दोनों ने अपने गुरु को इतने अलग अलग तरीकों से याद किया कि कभी कभी लगता है कि वह दो अलग अलग सुकरात की बात कर रहे हैं। इन दोनों के नजरिए को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारी आज की सुकरात की छवि बनी है। पहले बात करते हैं जेनफोन की। जेनोफोन एक इतिहासकार और सैनिक थे। वो एक बहुत ही व्यवहारिक इंसान थे। उन्होंने सुकरात के बारे में जो कुछ भी लिखा, जैसे मैप भी लिया और पाब्ला जी, वो एक सरल व्यवहारिक सुकरात को दिखाता है। सहनोफोन का सुकरात एक अच्छा नैतिक इंसान है जो युवाओं को अच्छी सलाह देता है, उन्हें अनुशासित जीवन जीने और अपने माता पिता का सम्मान करने की सीख देता है। वो एक तरह से एक पारंपरिक ग्रीक शिक्षक की तरह लगते हैं जो बस लोगों को एक अच्छा नागरिक बनने में मदद कर रहा है। वह अपने लेखों में सुकरात को उन पर गए आरोपों से बचाने की कोशिश करते हुए देखते हैं। वो यह साबित करना चाहते हैं कि सुकरात कोई खतरनाक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक सम्मानित और कानून का पालन करने वाले नागरिक थे। रेनोफोन का सुकरात ज्यादा जमीनी है, ज्यादा सरल है। लेकिन फिर आते हैं प्लेटो, और यहाँ तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। प्लेटो सिर्फ एक शिष्य नहीं थे, वह खुद एक जीनियस दार्शनिक। सुकरात की मौत ने उन पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने गुरु के विचारों को समझने और आगे ले जाने में लगा। प्लेटो ने अपनी ज्यादातर किताबें डायलॉग्स या संवाद की शैली में लिखी, और इन सभी संवादों का हीरो एक ही है, सुकरात। प्लेटो का सुकरात सिर्फ एक नैतिक उपदेशक नहीं है, वह एक महान मेडल फिजिशियन है।
एक ऐसा दार्शनिक जो आत्मा की अमरता, न्याय के असली रूप और फॉर्म के सिद्धांत जैसी गहरी और जटिल बातों पर चर्चा करता है। यह एक ऐसा सुकरात है जो रेनोफोन के सुकरात से कहीं ज्यादा बौद्धिक, कहीं ज्यादा रहस्यमयी और कहीं ज्यादा क्रांतिकारी है। अब सवाल यह उठता है कि असली सुकरात कौन था, जेनोफोन वाला सरल शिक्षक या प्लेटो वाला महान दार्शनिक? ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। प्लेटो के शुरुआती डायलॉग्स जैसे बायोलॉजी खरीदो यूथ है फ्रो में जो सुकरात दिखता है वो शायद असली सुकरात के ज्यादा करीब हैं। इन डायलॉग्स में सुकरात वही सवाल जवाब वाली पद्धति का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि वह कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन प्लेटो के बाद के डायलॉग्स जैसे रिपब्लिक या फेरो में सुकरात विशाल सिद्धांतों की बात करने लगते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ फॉर्म। ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि यह प्लेटो के अपने विचार थे जो उन्होंने सम्मानवश अपने गुरु सुकरात के मुंह से कहलवाया। प्लेटो ने अपने गुरु को एक पात्र के रूप में इस्तेमाल करके अपनी फिलॉसफी को दुनिया के सामने रखा, तो क्या प्लेटो ने हमें धोखा दिया? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। प्लेटो ने सुकरात के बीज को लेकर उसे एक विशाल वृक्ष बना दिया। उन्होंने सुकरात की सवाल पूछने की भावना को लिया और उसे पूरे दार्शनिक सिस्टम में बदल दिया। सुकरात ने जो सवाल उठाए थे, प्लेटो ने उनके जवाब देने की कोशिश की। सुकरात ने दरवाजा दिखाया था, प्लेटो उस दरवाजे से अंदर चले गए। प्लेटो के बिना सुकरात शायद एक दिलचस्प लेकिन मामूली ऐतिहासिक व्यक्ति बनकर रह जाते हैं। प्लेटो ने ही उन्हें वह दार्शनिक कर दिया जिससे वह आज जाने जाते हैं। उन्होंने अपने गुरु को ज्ञान की दुनिया में अमर बना दिया। यह गुरु शिष्य की एक अनोखी कहानी है जहां शिष्य की महानता ने गुरु की विरासत को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया। लेकिन प्लेटो के लिए यह सब करने की प्रेरणा कहाँ से आई? यह आए उस त्रासदी से, उस अन्याय से जो उनके गुरु के साथ हुआ था। एथेंस के लोकतंत्र ने अपने ही सबसे महान दार्शनिक के साथ क्या किया? अब हम उस कहानी के सबसे नाटकीय और दुखद घुमाव पर आ पहुंचे हैं। सुकरात का मुकदमा, इतिहास का वह मुकदमा जहां सच खुद कटघरे में उपस्थित था। क्या आरोप थे सुकरात पर और उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा? यह जानने के लिए आपको मेरे साथ अगले अध्याय में चलना ही होगा। अध्याय नंबर 8, इतिहास का वह मुकदमा जहां सच खुद कटघरे में उपस्थित था। साल था 399 ईसा पूर्व। एथेंस का एक खचाखच भरा कोर्ट रूम, 501 नागरिकों की झूरी बैठी हुई है जो जज भी है और फैसला सुनाने वाले भी, और कटघरे में उपस्थित है 70 साल का एक बूढ़ा आदमी। वही नंगे पैर, वही साधारण वस्त्र, वो आदमी है सुकरात। ये कोई आम मुकदमा नहीं था दोस्त, यह इतिहास का वो पल था जहां एक शहर अपने ही विवेक पर, अपनी ही आत्मा पर मुकदमा चला रहा था। ये वो क्षण था जब दर्शन और सत्ता आमने सामने उपस्थित थे और इस मुकदमे का नतीजा पश्चिमी सभ्यता की पूरी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो चलिए उस रूम में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सुकरात पर मुख्य रूप से 2 आरोप लगाए गए थे जो एक मेलित्स नाम के युवक ने दायर किए थे। पहला आरोप था असेया यानी अधार्मिकता का। इसका मतलब था कि सुकरात शहर के देवताओं को नहीं मानते हैं जिनकी अध्ययन पूजा करता था, और वो अपने नए नए देवता गढ़ रहे हैं। यह एक बहुत गंभीर आरोप था क्योंकि प्राचीन ग्रीस में देवताओं का अपमान पूरे शहर के लिए दुर्भाग्य ला सकता था, ऐसा माना जाता था। दूसरा आरोप और भी ज्यादा खतरनाक था, युवाओं को भ्रष्ट करना। आरोप लगाने वालों का कहना था कि सुकरात अपनी बातों से, अपने सवालों से के नौजवानों को उनके माता पिता, समाज और राज्य के खिलाफ उकसा रहे हैं। उन्होंने परंपराओं पर सवाल उठाना सिखा रहे हैं जो कि शहर की स्थिरता के लिए एक मुख्य खतरा है। यह आरोप सीधे सीधे सुकरात के पूरे जीवन के काम पर एक हमला था। जब सुकरात की अपनी सफाई देने की बारी आई तो उन्होंने वो नहीं किया जो कोई आम आदमी करता। उन्होंने दया की भीख नहीं मांगी, अपने रोते बिलखते परिवार को झूरी के सामने उपस्थित नहीं किया, और न ही उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा साबित करने के लिए कोई कानूनी तिकड़म की। इसके बजाय उन्होंने वही किया जो वो पूरी जिंदगी करते आए थे। उन्होंने दर्शन की बात की, उन्होंने सच की बात की। उनकी यह सफाई आज प्लेटो के लिखे डॉक्टर पॉल जी में अमर है। कलौंजी जी का मतलब माफी मांगना नहीं होता, इसका ग्रीक में मतलब होता है अपना पक्ष रखना या डिफरेंस बीच। और सुकरात ने जो पक्ष रखा किसी भी तरह से बचाव का नहीं बल्कि चुनौती का था।
उन्होंने कहा कि वह किसी भी देवता का अपमान नहीं करते, बल्कि वह तो दल के और कल या भविष्यवाणी करने वाली पुजारिन के आदेश का पालन कर रहे हैं, जिसने कहा था कि सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। सुकरात ने झूरी को बताया कि इस भविष्यवाणी का मतलब समझने के लिए ही उन्होंने लोगों से सवाल पूछना शुरू किया। वह यह जानना चाहा थे कि क्या सच में कोई उनसे ज्यादा बुद्धिमान है, और इस खोज में उन्हें पता चला कि जो लोग खुद को बुद्धिमान समझते हैं वो असल में अज्ञानी हैं, और वह खुद इसलिए बुद्धिमान है क्योंकि वह कम से कम यह तो जानते हैं कि वह कुछ नहीं जानते। उन्होंने कहा कि वह युवाओं को भ्रष्ट नहीं कर रहे, बल्कि वह तो उन्हें आत्म परीक्षा करना सिखा रहे हैं, जो कि एक इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है। यहीं पर उन्होंने वह अपनी प्रसिद्ध पंक्ति का ही एक गाना पर कि जिंदगी जीने लायक नहीं है। उन्होंने जोड़ी से कहा कि वह एथेंस के लिए एक गैर जुलाई की तरह है जिसे देवताओं ने भेजा है ताकि यह राज्य सोना जाए, और अगर वो उन्हें मार देंगे तो वह खुद अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि उनके जैसा दूसरा आय उन्हें आसानी से नहीं मिलेगा। सोचिए जरा, मौत के सामने उपस्थित होकर कोई तीन निडरता से बात कर सकता है। सुकरात झूरी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी और अपने मिशन को पूरी ईमानदारी से झूरी के सामने रख दिया, लेकिन उनकी यह बातें, उनकी यह बौद्धिक ईमानदारी 501 आम नागरिकों की जोड़ी के समझ नहीं आई। उन्हें सुकरात का यह रवैया अहंकार भरा लगा। उन्हें लगा कि यह आदमी कानून का सम्मान नहीं कर रहा, बल्कि उनका उपहास कर रहा है। वोटिंग हुई और बहुत कम अंतर से सुकरात को दोषी पाया गया। उस समय के कानून के हिसाब से दोषी पाए जाने के बाद अभियोक्ता और दोषी दोनों को सजा का प्रस्ताव देना होता था, और झूरी दोनों में से एक को चुनती थी। अभिवक्ताओं ने मौत की सजा मांगी। अब सुकरात के पास मौका था कि वह कोई हल्की सा जैसे जुर्माना या देश निकाला मानकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन सुकरात तो सुकरात थे। उन्होंने जो सजा अपने लिए मांगी उसे सुनकर पूरी जोड़ी सन रह गई। उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा कि शहर को परेशान करने, उसे जगाने के इस महान काम के बदले में उन्हें सस्ता नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। उन्हें प्राइडानी में मुफ्त भोजन दिया जाना चाहिए, एक ऐसा सम्मान जो सिर्फ ओलंपिक विजेताओं और शहर के नायकों को मिलता था। यह जोड़ी का घोर अपमान था। अब झूरी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने पहले से भी ज्यादा विशाल बहुमत से सुकरात के लिए मौत की शाह चुन ली। एक ऐसा दार्शनिक जो जिंदगी भर ज्ञान और सद्गुण की बात करता रहा, उसे उसी के शहर में जहर का प्याला पीने का हुक्म सुना दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सजा सुनाए जाने और सजा दिए जाने के बीच लगभग 1 महीने का वक्त था। इस 1 महीने में क्या हुआ? क्या सुकरात ने भागने की कोशिश की? मौत के इतने करीब आकर उनके क्या विचार है इस अंतिम और सबसे मार्मिक यात्रा के लिए? चलिए अगले अध्याय में, अध्याय नंबर 9, मौत के सामने भी जिसने सिद्धांतों का साथ नहीं त्यागा, फैसला सुनाया जा चुका था। सुकरात अध्ययन का गढ़ फ्लाई अब एक अपराधी थे जिन्हें मौत की सजा मिली थी। उन्हें कारागार में डाल दिया गया ताकि वो अपनी मृत्यु का इंतजार कर सके। उन्हें जो मौत दी जानी थी वो थी हेवलॉक लॉक नाम के एक जहरीले पौधे का रस पीकर। यह कोई धीमी और कष्टदायक मृत्यु नहीं थी, बल्कि शरीर को धीरे धीरे सुन्न कर देने वाली मृत्यु थी। लेकिन साजा मिलने और सजा दिए जाने के बीच 1 महीने का फासला था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एथेंस एक पवित्र जहाज डेलॉस द्वीप की यात्रा पर गया हुआ था, और जब तक वह जहाज वापस नहीं आ जाता तब तक शहर में किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। इस 1 महीने में सुकरात ने कारागार में अपना समय कैसे बताया? ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे महत्वपूर्ण समय था, जहां उनके शब्द नहीं बल्कि उनके कम उनकी फिलॉसफी की सबसे मुख्य परीक्षा दे रहे थे। एक सुबह सूरज उगने से पहले सुकरात का एक बहुत ही अमीर और पुराना दोस्त क्रिप्टो चुपके से उनकी को थरी में आया। कृत्यों ने सारी तैयारी कर ली थी। उसने कारागार के रक्षकों को रिश्वत दे दी थी और एक जहाज का भी इंतजाम कर लिया था जो सुकरात को अध्ययन से दूर किसी दूसरे शहर ले जा सकता था। पीड़ितों ने सुकरात से भाग जाने की मिन्नतें की। उसने कई दलीलें दी। उसने कहा, सुकरात, अगर तुम मर गए तो मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगा।
लोग कहेंगे कि मैं कैसा दोस्त हूँ जो पैसे खर्च करके भी अपने दोस्त को नहीं बचा सका। तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा? और सबसे मुख्य बात, तुम अपने शत्रुओं को सफल होने दे रहे हो, वो तो चाहते ही यही है कि तुम मर जाओ। कृतियों की बातें बहुत भावुक और तर्कसंगत थी। कोई भी आम इंसान शायद उसकी बात मानकर भाग जाता, लेकिन सुकरात ने जो जवाब दिया वो उनके चरित्र और उनके दर्शन की असली मिसाल है। यह पूरा संवाद प्लेटो ने कृत नाम के अपने डायलॉग में लिखा है। सुकरात ने कीटो से कहा, मेरे प्यारे दो, तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन हमें भावनाओं में बहकर फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें तर्क से सोचना चाहिए कि सही काम क्या है। सुकरात ने ग्रथों से कहा, जा रहा सोचो, अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो मैं क्या संदेश दूंगा? मैं पूरी जिंदगी न्याय और कानून का सम्मान करने की बात करता रहा। एथेंस के कानूनों ने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा, मुझे शिक्षा दी, मुझे शादी करने का अधिकार दिया। मैंने इसी शहर में रहने का चुनाव किया, इसके कानूनों के तहत जीने का एक अघोषित समझौता किया। आज जब वही कानून मेरे खिलाफ फैसला सुना रहे हैं, भले ही वह फैसला गलत हो, तो क्या मुझे उन्हें भंग करके भाग जाना चाहिए? सुकरात ने बहुत ही शक्तिशाली कल्पना की। उन्होंने कहा, सोचो ग्रिडो, अगर हम भाग रहे हैं और शहर के कानून खुद एक इंसान बनकर हमारे सामने आ जाए और हमसे पूछे, शुक्र 8, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम हमें उन कानूनों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें बनाया है? क्या एक नागरिक को यह अधिकार है कि वह राज्य के फैसलों को जब चाहे मान ले और जब चाहे भंग कर दे? ऐसा करने से तो पूरा राज्य ही ढह जाएगा। तब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? ट्रेडो, सुकरात ने समझाया कि अन्याय का जवाब अन्याय से देना सही नहीं है। भले ही अध्ययन की जोड़ी ने उनके साथ अन्याय किया हो, लेकिन अगर वह कानून भंग करके भागते हैं तो वह भी अन्याय करेंगे। उन्हें एक गलत को सही करने के लिए दूसरा गलत काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी सिद्धांतों पर जी है और अब मौत के सामने वह अपने सिद्धांतों को नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कृत को शांति से अपना फैसला स्वीकार करने के लिए मना लिया और फिर वह दिन आया। उनके दोस्त कारागार में उनके चारों तरफ इकट्ठा थे, दुखी और रोते हुए, लेकिन सुकरात बिल्कुल शांत थे, मानो वह किसी उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ आत्मा की अमरता पर, मृत्यु के बाद जीवन पर एक लंबा दार्शनिक संवाद किया। उन्होंने समझाया कि दार्शनिक को मौत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मौत तो बस आत्मा की शरीर के बंधन से मुक्ति है। उन्होंने कहा कि वह खुशी खुशी इस यात्रा पर जा रहे हैं। जब कारापाल हेम का प्याला लेकर आया तो वह भी रो रहा था। उसने कहा कि सुकरात उन सब कैदियों में सबसे ने एक सबसे शांत और सबसे अच्छे इंसान थे जिनसे वह कभी मिला था। सुकरात ने शांति से प्याला लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के एक ही घूंट पी गए। उन्होंने अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहा। धीरे धीरे जहर का असर उनके पैरों से ऊपर की ओर फैलने लगा। उनका शरीर ठंडा और सुन्न होता जा रहा था। अपने आखिरी पलों में उन्होंने ट्रेडो से कहा, ग्रेडो, हम पर असली भी उसका एक मुर्गा दिए है, उसे चुकाना मत भूलना। लीप या स्वास्थ्य और चिकित्सा के देवता थे। लोग बीमार होने पर उनसे मन्नत मांगते थे और ठीक होने पर उन्हें एक मुर्गा अर्पित करते थे। सुकरात के इन आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? शायद वह यह कह रहे थे कि मृत्यु शरीर की बीमारी से एक इलाज है और अब वो ठीक हो गए हैं और फिर वह हमेशा के लिए शांत हो गए। एक इंसान मर गया, लेकिन एक विचार अमर हो गया। सुकरात की मौत उनकी जिंदगी से भी ज्यादा प्रभावशाली साबित हुई, लेकिन कैसे? 25 साल बाद भी हम सुकरात को क्यों याद करते हैं? उनकी विरासत क्या है, यह जानेंगे हम इस ऑडियो बुक के आखिरी अध्याय में। अध्याय नंबर 10, सुकरात की विरासत। मुझे मारा नहीं, आज भी आपके और मेरे अंदर जिंदा है। सुकरात को मरे हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं। का स्वर्ण युग अब इतिहास की किताबों में सिमट गया है। संगमरमर की वो इमारतें अब अवशेष बन चुकी है, लेकिन सुकरात का नाम, उनके विचार, उनकी सवाल पूछने की हिम्मत आज भी जिंदा है। बल्कि आज के शोर शराबे और सूचनाओं के विस्फोट वाले युग में सुकरात पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। उनकी विरासत सिर्फ दर्शन की भारी भरकम किताबों तक सीमित नहीं है, वह हमारे सोचने के तरीके में, हमारी शिक्षा प्रणाली में और हमारे न्याय के सिद्धांतों में आज भी सांस ले रही है। चलिए देखते हैं कि सुकरात ने हमें क्या दिया और वो आज हमारे लिए क्यों जरूरी है। सुकरात की सबसे मुख्य विरासत है क्रिटिकल थिंकिंग।
यानी आलोचनात्मक सोच की परंपरा उनसे पहले ज्ञान गुरुओं से शिष्यों तक आता था और उसे बिना सवाल के मान लिया जाता था। सुकरात ने इस परंपरा को भंग किया। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि कोई महान आदमी उसे कह रहा है या वह सदियों से चली आ रही है। उसे तर्क की कसौटी पर कसे, उस पर सवाल उठाए, उसकी जांच पड़ताल करें। आज जब हम बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं कि क्यों पूछो, तो हम अनजाने में सुकरात के ही विरासत को आगे ले जा रहे होते हैं। विज्ञान जो हर चीज पर सवाल करता है और सबूत मांगता है, उसकी नींद में भी कहीं न कहीं सुकरात ही भावना ही है। आजकल सोशल मीडिया के दौर में जहां फेक न्यूज़ और गलत जानकारी की बाढ़ आई हुई है, सुकरात का यह हथियार हमारे लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। हर पोस्ट, हर वीडियो पर विश्वास करने से पहले खुद से पूछना, क्या ये सच है, इसका स्रोत क्या है, इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है। यही सुकरात की तरह सोचना है। उनकी दूसरी मुख्य विरासत है नैतिकता और आत्मज्ञान का मेल। सुकरात ने हमें बताया कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए बड़ी सफलता, पैसा या शोहरत जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है अपनी आत्मा की देखभाल करना, खुद को जानना। लोढ़ा इस खुद को जानो, यह उनके दर्शन का केंद्र था। उन्होंने नैतिकता को धर्म के कर्मकांडों से निकालकर व्यक्तिगत विवेक और तर्क का विषय बनाया। अच्छा इंसान बनने के लिए आपको किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने अंदर झांकने, अपने मूल्यों को समझने और उनके अनुसार जीने की जरूरत है। विचार आज भी उतना ही शक्तिशाली है। हमारी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, तनाव, चिंता, इन सब का एक मुख्य कारण यह भी है कि हम एक अनपढ़ की जिंदगी जी रहे हैं। हम अपने अंदर की आवाज सुनने के बजाय बाहर के शोर में खो गए हैं। सुकरात हमें रोकने और खुद से मेल करने के लिए कहते हैं। की तीसरी और शायद सबसे साहसी विरासत है बौद्धिक ईमानदारी और अपने सिद्धांतों पर स्थित रहने की हिम्मत। सुकरात चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, वो चुप रहने का वादा कर सकते थे, वह देश त्याग कर जा सकते थे, वो झूठी से माफी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके लिए एक ऐसी जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं था जो उनके सिद्धांतों के खिलाफ हो। मौत उन्हें मंजूर थी, पर अपने सच के साथ समझौता करना नहीं। ये सिविल ड्रेस BDS यानी सविनय अवज्ञा का एक महान उदाहरण है। जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर या महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने अन्यायपूर्ण कानूनों का शांति से विरोध किया, तो उनके संघर्ष में सुकरात की आत्मा भी शामिल थी। सुकरात हमें सिखाते हैं कि सच बोलना और सही के लिए उपस्थित होना कभी कभी बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन अंत में यही एक सम्मानजनक मार्ग है। सुकरात ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस सही सवाल पूछना सिखाया। उन्होंने हमें कोई मंजिल नहीं दिखाई, उन्होंने बस हमें सही मार्ग पर चलना सिखाया। वो एक शिक्षक नहीं, एक प्रेरक थे। वह आज भी जिंदा है। जब भी कोई पत्रकार सत्ता से मुश्किल सवाल पूछता है, जब भी कोई वैज्ञानिक किसी पुरानी थ्योरी को चुनौती देता है, जब भी कोई दोस्त आपसे पूछता है, यार क्या तो सच में खुश है, और जब भी आप रात को सोने से पहले एक पल रुककर अपने दिन के बारे में सोचते हैं, सुकरात को इंसान नहीं, एक विचार बन गए, एक तरीका बन गए, एक ऐसी मशाल जो हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर चलने का मार्ग दिखाती है। सुकरात की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी की परदीदी स्टाइल की कहानी यहीं से शुरू हो सकती है। अब आखिर में निष्कर्ष, अपने भीतर के सुकरात को कैसे जगाएं? तो दोस्तों, इस लंबी और गहरी यात्रा के अंत में हम आ पहुंचे हैं। हमने सुकरात के साथ प्राचीन अध्ययन की गलियों में घूमा, उनके सवालों के तीखेपन को महसूस किया, उनके मुकदमे के तनाव को जिया और उनकी शांत मृत्यु के साक्षी बने। अब सवाल यह उठता है कि इस पूरी कहानी से, इस महान दार्शनिक की जिंदगी से हम अपने लिए क्या लेकर जा सकते हैं? हम आज की इस व्यस्तता से भरा जीवन में अपने अंदर के सुकरात को कैसे जगा सकते हैं? इसका जवाब किसी जटिल फिलॉसफी में नहीं, बल्कि कुछ सरल सिद्धांतों को अपनी आदत बनाने में छिपा है। सबसे पहले और जरूरी बात है, सवाल पूछने की आदत डालिए। सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा खुद से। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं इस पर क्यों विश्वास करता हूँ? क्या इसे करने का कोई और बेहतर तरीका है? जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, तो आप एक निष्क्रिय उपभोक्ता से एक सक्रिय विचारक बन जाते हैं। आप चीजों को वैसे ही स्वीकार करना बंद कर देते हैं जैसी दिखती है, और उनकी गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं। यह आपके काम में, आपके रिश्तों में और आपकी पर्सनल ग्रोथ में एक क्रांतिकारी बदलाव
आंवला सकता है। दूसरी सीख है बौद्धिक विनम्रता को अपनाए। ये स्वीकार करने की हिम्मत रखिए कि मैं नहीं जानता। आज की दुनिया में जहां हर कोई एक्सपर्ट बनना चाहता है, यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही ज्ञान का पहला दरवाजा है। जब आप मान लेते हैं कि आप नहीं जानते, तभी आप सीखने के लिए तैयार होते हैं। अपने से अलग विचार रखने वालों को दुश्मन मत समझिए, उन्हें एक अवसर की तरह देखिए। कुछ नया सीखने का अवसर बहस जीतने के लिए नहीं, बल्कि सच को समझने के लिए कीजिए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख है अपनी जिंदगी को पर रखें। हर रोज या हर हफ्ते कुछ समय सिर्फ खुद के साथ बिताए। एक डायरी लिखी है, ध्यान कीजिए या शांत बैठकर सोचिए। अपने दिन का विश्लेषण कीजिए। आज आपने क्या अच्छा किया, क्या आप कुछ और बेहतर कर सकते थे, क्या आप अपने मूल्यों पर चले, क्या आप खुश हैं। यह आपकी आत्मा की सर्विसिंग है। जैसे आप अपने यान को ठीक रखते हैं ताकि वह लंबा चले, वैसे ही अपनी आत्मा को भी परखते रहिए ताकि आपकी जिंदगी सार्थक और दिशापूर्ण हो। और आखिर में अपने सिद्धांतों पर अडिग रही है, खासकर जब ऐसा करना मुश्किल हो। सुकरात की कहानी हमें सिखाती है कि आराम और सुविधा से ज्यादा जरूरी आत्मसम्मान और सच है। अपनी जिंदगी में उन मूल्यों को पहचानिए जिनके साथ आप कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। वो आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी या आपका न्याय का भाव हो सकता है। और जब भी परीक्षा का समय आए तो याद रखिएगा कि एक सिद्धांत विहीन जीवन एक अनपढ़ की जिंदगी की तरह ही जीने लायक नहीं है। सुकरात बनना आसान नहीं है, इसके लिए साहस, अनुशासन और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको एक समूह का हिस्सा होने से बचाए कर एक जागरूक और जिम्मेदार इंसान बनाती है। ये आपको एक ऐसी जिंदगी जीने का मौका देती है जो गहरी, सार्थक और पूरी तरह से आपकी अपनी हो। इस लंबी ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने सुकरात के जीवन के माध्यम से जाना कि कैसे सवाल पूछने की कला, एक जांची हुई जिंदगी और सद्गुण की समझ हमें एक बेहतर इंसान बना सकती है। हमने सीखा कि सच के लिए उपस्थित होने की क्या कीमत होती है और उसकी क्या अहमियत है। अगर सुकरात की इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग में कोई भी सवाल जगाया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें कमेंट में बताएं कि सुकरात की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है। और अगर आप ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस घंटी वाले चेहरों को भी दबा दें ताकि हमारी अगली ऑडियो बुक सीधे आप तक पहुंचे।